गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप एंड आई विश कि जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको कुछ हेल्प कर रहे होंगे इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को बेटर अंडरस्टैंड करने में। सो बात करते हैं अगर आज की वीडियो की, तो आज के वीडियो में हम एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और एक्सचेंज रेट से यहाँ मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक या होम करेंसी है, इंडियन रुपी का कन्वर्जन इनटू फॉरेन करेंसी। अब वो फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकती है, यूरो हो सकता है, डॉलर हो सकता है, पाउंड हो सकता है, येन हो सकता है। सो इस वीडियो में हम जो डिफरेंट एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो फर्स्ट, एक्सचेंज रेट मीनिंग, तो क्या मतलब क्या है एक्सचेंज रेट का। सो फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी that should be paid to get 1 unit of foreign currency. It is just like purchase of any other commodity from the market by paying a price of it. So मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट कैसा है, उसको बहुत सिंपल फॉर्म में पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप जैसे मार्केट जाते हैं और अगर आपको 1 किलो चावल खरीदना है, तो मान लीजिए उसका प्राइस क्या है, 1 यूनिट या 1 किलो चावल का प्राइस है 20 रुपये पर केजी। तो जब आप 1 यूनिट खरीदते हैं तो उसके लिए आप इतनी कीमत चुकाते हैं। सेम ही केस होता है फॉरेन करेंसी में। अगर आपको 1 यूनिट या ऑफ डॉलर खरीदना है, मतलब $1 या 1 यूनिट ऑफ डॉलर खरीदना है, तो आपको कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे। मान लीजिए जो भी उस दिन का प्रिवेलिंग रेट है, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं 70 रुपये, तो एक सिंगल डॉलर खरीदने के लिए आपको जो भी कीमत चुकानी पड़ रही है इंडियन रुपीज़ में, वही आपका एक्सचेंज रेट होता है। अब जैसे कि हमने यहाँ देखा था, जब हम मार्केट गए तो हमें 1 किलो चावल लेने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। 1 किलो चीनी खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, मान लीजिए 35 रुपये देने पड़ रहे हैं। सेम ही ये केस है, हम फॉरेन एक्सचेंज करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अप्लाई करते हैं। 1 यूनिट फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ रहे हैं, वही आपका एक्सचेंज रेट होता है। अब मान लेते हैं, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरो का, तो 1 यूरो खरीदने के लिए आपको कितने इंडियन रुपीज़ देने पड़ेंगे, 82। अगर हम ले लेते हैं आज का एग्जाम्पल, तो हमको 1 यूरो लेने के लिए 82 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो आपका एक्सचेंज रेट यूरो के साथ क्या हो गया, 1 यूरो इज इक्वल टू 82 रुपीज़, विच मीन्स दैट 1 यूरो खरीदने के लिए आपको अपनी जेब से 82 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। तो यही आपका एक्सचेंज रेट हो जाता है। So in case of foreign exchange, commodity is the foreign currency that is purchased by paying domestic currency. जैसे कि मैंने आपको समझाया, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि अगर आप कोई कमोडिटी मार्केट में लेने जाते हैं तो वहाँ आपको उतने पैसे देने पड़ते हैं। सेम ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है कि जितने पैसे आपको 1 यूनिट फॉरेन करेंसी लेने के लिए देने पड़ेंगे, वही उसका एक्सचेंज रेट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हमने डॉलर और यूरो के केस में पढ़ा। अब जो एक्सचेंज रेट मार्केट होती है उसमें 3 तरीके के मैकेनिज्म होते हैं उनकी प्राइस वैल्यू निकालने के लिए। अब अगर आप देखें मार्केट जाते हैं तो चीनी का प्राइस जो हमने दिया था यहाँ पे 35 रुपये पर केजी, उसको निकालने का भी कोई मैकेनिज्म था, कोई कॉस्ट जुड़ी हुई थी प्रोडक्शन की, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की, मार्केटिंग की, तो वो सब टोटल करके हमारी क्या कॉस्ट आई थी, 35 रुपये। सेम वे अगर फॉरेन करेंसी की हमें प्राइस निकालनी है तो उसके लिए 3 तरीके के मार्केट होते हैं। फर्स्ट होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, सेकंड फ्लेक्सिबल, एंड थर्ड होता है मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। और इसके बारे में हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इन दिस टाइप ऑफ मार्केट, exchange rate is determined by the market forces of demand and supply, and there is no intervention of the central bank to regulate or control it. Since it is left to the forces of market, it fluctuates every moment. तो अब जैसे कि आपको नाम से समझ आ रही है, फ्लेक्सिबल मार्केट है एक्सचेंज रेट के लिए, तो यहाँ पे हर चीज़ फ्लेक्सिबल है, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल या इंटरवेंशन नहीं है। जो भी रेट निकल के आएगा वो किसके ऊपर बेस्ड होगा, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो इसमें 2 सिचुएशन होती है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो वैल्यू घट जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मार्केट में 10 इंजेक्शंस अवेलेबल हैं
और 20 लोग खड़े हैं, 20 बायर हैं उसको ख़रीदने के लिए, ठीक है। अब सब चाहेंगे कि मुझे ये इंजेक्शन मिल जाए, तो जब इंजेक्शन तो बल्कि 20 ही हैं और यहाँ 10 ही हैं और 20 लोगों को इंजेक्शन चाहिए और सबकी यही कोशिश है कि मुझे इंजेक्शन मिल जाए, मुझे या सबको इंजेक्शन मिल जाए। तो अब क्या होगा कि जो मान लेते हैं कि जो इंजेक्शन की MRP है वो 100 रुपये है। तो मान लीजिए ए बायर आया और उसने बोला कि ये इंजेक्शन, जो यहाँ पे सेलर उसको बोला कि आप 105 रुपये लीजिए और ये इंजेक्शन मुझे दे दीजिए। तो उतनी देर में बी बायर यहाँ पे खड़ा हो गया, उसने बोला नहीं नहीं, आप ऐसा करें 107 रुपये लीजिए लेकिन इंजेक्शन मुझे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ हर बायर की क्या कोशिश रहेगी कि इंजेक्शन उसको मिल जाए। फिर मान लीजिए थोड़ी देर बाद सी से आता है बायर और वो बोलता है 110 रुपये ले लीजिए लेकिन किसी भी कीमत पे इंजेक्शन मुझे दे दीजिए। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजेक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है 100 से 105, 107 फिर 110। और ये स्थिति क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि जो डिमांड है वो ज़्यादा है और उसके कंपैरिजन में सप्लाई कम है। तो ऐसे केस में जो करेंसी की वैल्यू होती है वो एप्रिशिएट हो जाती है, वो ऊपर या इंक्रीज हो जाती है। सो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो भी करेंसी का एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिसाइड होता है? मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, तो वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। और इसी का उल्टा कर दें कि अगर 20 इंजेक्शन हैं और बायर सिर्फ 10 है, तो सेलर क्या करेगा? डिस्काउंट देना चालू कर देगा ताकि उसके 20 के 20 इंजेक्शन कैसे ना कैसे करके ये 10 बायर खरीद लें। तो उस केस में वैल्यू डेप्रीशिएट होती है या फॉल कर जाती है। तो ये दो सिचुएशन होती है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। The advantage of this system is that it helps in determining the true value of domestic currency. True value क्यों? क्योंकि वो actually market forces से driven है। मार्केट में अगर डिमांड ज़्यादा है तो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर कम है तो घट जाएगी। तो बहुत ही करेक्ट पिक्चर निकल के आती है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जो करेंसी रेट, एक्सचेंज रेट है, उसको बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है, टोटली डिपेंड करता है मार्केट की करंट सिचुएशन पे। और इसी वजह से वो पल पल बदलती है मार्केट वैल्यू, क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। इस एक्सचेंज रेट का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि पूरे दिन मार्केट जो है फ्लक्चुएट करती है। अगर थोड़ी देर पहले $1 70 रुपये में मिल रहा था, तो हो सकता है 5 मिनट बाद या 2 मिनट बाद ही $1 की वैल्यू 72 रुपये हो जाए, मतलब डॉलर महंगा हो जाए। तो बिल्कुल भी स्थिरता या स्टेबिलिटी नहीं रहती है, पल पल मार्केट में सिनेरियो बदलता है। हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो इस एक्सचेंज रेट में क्या होता है? एक्सचेंज रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बट रैदर फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री अगेंस्ट द डॉलर। पहले वाले में क्या हो रहा था? टोटली मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया था। जैसे कि यहाँ नेम से आपको समझ आ रहा होगा, फिक्स्ड रेट। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है या सेंट्रल बैंक ही रेगुलेट करता है और वो हर करेंसी का एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देता है कि $1 आपको मिलेगा 70 रुपये में, €1 मिलेगा आपको 72 या 82 रुपीज़ में, £1 आपको मिलेगा मान लीजिए 100 रुपये में। तो हर चीज़ रेगुलेटेड होती है सेंट्रल बैंक के थ्रू। और यहाँ पे मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का कोई भी रोल नहीं होता। अंडर दिस सिस्टम देयर इज कंप्लीट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटरमाइनिंग द एक्सचेंज रेट। The major advantage of this system is that it remains relatively stable. Stability या स्थिरता बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएट ही नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा फ्लक्चुएट? क्योंकि सेंट्रल बैंक ने हर चीज़ पहले ही डिसाइड या फिक्स कर रखी है, इसलिए कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा, किसी को भी नुकसान या फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ फिक्स्ड है। और ये जो मार्केट है ये प्रिवेंट करती है सडन एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन इन द करेंसी, क्योंकि हर चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है। अब जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो दोनों जो सिस्टम्स है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, उसका मिक्सचर है। 50% फीचर्स इसमें फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हैं और 50 हैं फ्लेक्सिबल के। इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाइज इन
between of the two extremes of fixed and floating exchange rate. Under such a system, the exchange rate is allowed to move freely and determined by the forces of markets, that is demand and supply. But when a difficult situation arises, the central bank of the country can intervene to stabilize the exchange rate. तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसमें दोनों मार्केट का मिक्स और ब्लेंड होता है. तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि यहाँ पे जो डिमांड, जो मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, वो ही डिटरमाइन करेंगी एक्सचेंज रेट क्या है. सो मान लेते हैं कि $1 अभी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग 70 रुपये में आ रहा है. ठीक है, तो जो यहाँ पे है सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगी एक लिमिट कि अगर ये जो डॉलर की कीमत है एक रेंज से ऊपर या नीचे चली जाती है, तब वो इंटरवीन करेगी उसको स्टेबलाइज करने में. सो मान लीजिए हमारे सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर रखा है कि अगर $1 65 रुपये से नीचे चला जाता है या फिर $1 75 रुपये से ऊपर चला जाता है, तब वो फटाफट बीच में इंटरवीन करेंगे और ना इसको बहुत ज़्यादा घटने देंगे ना बहुत ज़्यादा बढ़ने देंगे और इसको इंटरवीन करके स्टेबलाइज कर देंगे. तो ऐसे सिस्टम को मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक हद तक यहाँ पे फ्री फ्लो अलाउड होता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है जब वो लिमिट या थ्रेश होल्ड क्रॉस हो जाता है टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट सिस्टम. सो ऐसी मार्केट को हम बोलेंगे मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम. और इसका एडवांटेज क्या होता है? द एडवांटेज इज दैट द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक कैन इंटरवीन इफ देयर इज हाई फ्लक्चुएशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स. क्या हो रहा था, फ्लेक्सिबल का जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि पता ही नहीं चलता था कि अचानक मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता था, अचानक वैल्यू एप्रिशिएट कर गई या अचानक वैल्यू डेप्रिशिएट कर गई. वेयर एज फ्लेक्सिबल में, फिक्स्ड में क्या हो रहा था, बिल्कुल ही फ्लक्चुएशन नहीं था, हर चीज़ बहुत स्टेबल थी, ना कोई एप्रिसिएशन था ना डेप्रिसिएशन. तो इस मार्केट में क्या हुआ, दोनों का ब्लेंड निकाला गया जिसमें फ्री फ्लो या अलाउ होगा, फ्री मूवमेंट अलाउ होगा करेंसी एक्सचेंज सिस्टम का, बट टू अ लिमिट. जैसे ही अब वो लिमिट क्रॉस होगी तो सेंट्रल बैंक आ जाएगी, इंटरवीन करेगी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स. सो फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे कि 3 जो एक्सचेंज रेट रिजीम्स हैं वो कैसे फंक्शन करती है और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. एक होमवर्क और एक या छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए यहाँ है कि आपको ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ये देखना है कि इंडिया में कौन सा एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो होता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो. तीनों सिस्टम हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं. सो फ्रेंड्स, स्टे फिट होम. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग.